आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 16 पेज नंबर 94। ये जो खान सर का बुक है इसको देखने वाले हैं। क्वेश्चन कितना देखेंगे, 100। चलिए एक नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है देखिए, एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं। भारत में क्या कर रहा है, रोमन जो व्यापारी थे ना, उनकी जो बस्ती थी, उनकी बस्ती के जो अवशेष हैं वो किस स्थान से मिला है, इसका आंसर दे देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। पहले आप लोग बताएंगे फिर हम बताएंगे, ताकि आप लोग अपना गिन सकेंगे कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी, अरिकमेडु, है ना जी। अरिकमेडु से मिले हैं क्या, रोमन व्यापारियों की बस्ती का अवशेष, कि मतलब यहाँ रोमन व्यापारी भी रहते थे, है ना जी। अब आइए, अब देखिए कह रहा है कि रोमन बस्ती एक व्यापारी केंद्र था, है ना जी, व्यापार करने वाला केंद्र था, है ना। जिसे हम लोग हाजीपुर कैसे व्यापार के केंद्र है, वैसे ही तो भारत में पांडिचेरी के कोरोमंडल के पास अरिकमेडु स्थल की खुदाई से रोमन बस्ती का पता चला। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि यह एक व्यापारिक केंद्र था, मतलब एक व्यापार करने वाला स्थान था, है ना जी। आगे समझ में आया कि नहीं। रोमन बस्ती क्या है, एक व्यापारिक केंद्र था। रोमन जो बस्ती है, बस्ती का नाम है, ठीक है। बस्ती जो है एक क्या है, व्यापारिक केंद्र था। भारत में पांडिचेरी कहता है, पांडिचेरी के कोरोमंडल के पास, पांडिचेरी जो है उसके कोरोमंडल के पास अरिकमेडु स्थल की खुदाई से क्या हुआ, रोमन बस्ती का पता चला। ठीक है, यहीं से क्या हुआ, साक्ष्य मिला कि हाँ जी यहाँ क्या है, रोमन में क्या है, व्यापारिक केंद्र था, ऐसे पता चला यहीं से। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। क्या होता है, जो कार्क है, कार्क कोशिका की जो भित्ति होती है उस पर जमा हुआ पदार्थ होता है, वो क्या है। 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, 2 नंबर का आंसर देंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो 2 नंबर में भी अपना डी आंसर हो जाएंगे, है ना जी। क्या हो जाएंगे, लिगिन, क्या हो जाएंगे, लिगिन, है ना जी। अब देखिए कह रहा है कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ लिगिन कहलाता है। क्या कहलाता है, लिगिन कहलाता है। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपए को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है। कह रहा है जब चालू खाते होते हैं, लेन देन वाला हम लोग का चालू खाता है ना जी, चालू खाते लेन देन हेतु भारतीय रुपए को कब से, कह रहा है भारत के रुपए को कब से परिवर्तनशील किया गया, है ना। तो 3 नंबर का आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या होने चाहिए, तो आप अपना आंसर करेंगे। 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1994। क्या हो जाएंगे, 1994 में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। ठीक है, अब आइए कह रहा है 1994 के बाद से भारतीय रुपया चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया था। यह विश्व के साथ भारत की अर्थव्यवस्था के तत्कालिक एकीकरण हेतु एक अनिवार्य कदम था, है ना जी। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डाइक्रोमेट द्विरेनायन में क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर कह रहा है कि डाइक्रोमेट द्विरेनायन में, इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर क्या हो जाने चाहिए, तो आप कहेंगे 6 CR और 0 बंध समकक्ष होंगे, समकक्ष है ना जी। 6 CR 0 बंध समकक्ष होंगे। देखिए कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि जैव विविधता शब्द किसने दिया, जो विविधता शब्द है उस किसने दिया है, इसका आंसर करेंगे। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का आंसर अपना है जो हो जाएगा वाल्टर रोजन। वाल्टर, हम लोग के गांव में वो वाल्टर हैं, याद है, तो उन्हीं के नाम से याद रखेंगे, वाल्टर रोजन, और रोशन से याद रखेंगे रोजन, है ना जी। अब आइए किसका नाम जैव विविधता का शब्द दिया है, देखिए क्या है। 1985 ईस्वी में जैव विविधता शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया। सही रूप से इस शब्द का उपयोग 1986 में विल्सन ने किया। विल्सन ने राष्ट्रीय संसाधन परिषद को जैविक विविधता की जगह जैव विविधता शब्द सुझाव दिया। ठीक है, अब 7 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण, बताइए। टमाटर जो है उसका लाल रंग होता है, लाल हम लोग देखते हैं ना, किस कारण होता है, आंसर कर देना है। 7 नंबर का क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, लाइकोपिन के कारण। तो लाई जो गर्मियों के दिनों में खाते हैं उसी से याद रखेंगे, लाइकोपिन, है ना जी। ATM के पिन इधर याद रख लेंगे, लाइकोपिन, है ना। लाइकोपिन के कारण क्या होता है, टमाटर लाल रंग का होता है। हो गया, समझ में आया। देखिए कहता है, वही बात कर रहा है कि टमाटर का रंग लाल टमाटर में पाए जाने वाला लाइकोपिन नामक कैरोटीन के कारण होता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ राइट चॉइस। Customers may provide you with their call number at one point, but that does not grant you the right to text them. There have actually been plenty of lawsuits resulting from
डॉट डॉट फिर एडवर्टीजिंग विदाउट परमिशन। इसका आंसर क्या हो, इसमें ये जो खाली स्थान है इसमें क्या भरे जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से क्या हो जाने चाहिए बताइए। लाइटर, लेटर, ये हो जाएंगे बी। मेमो हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएंगे मेमो, है ना जी। अब आइए कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। अरुण कमल की कविता जो है उसी से संबंधित पहली जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है, बस बता देना है। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है, वो पुस्तक कौन सी है नाम बता देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाओ वेरी गुड, कहता अपनी केवल धार, है ना, अपनी केवल धार। अरुण कमल बिहार के रोहतास के रहने वाले हिंदी साहित्यकार हैं। अरुण कमल कौन है, बिहार के, हम ही लोग के यहाँ के रोहतास जिले के रहने वाले क्या हैं, हिंदी साहित्यकार हैं, है ना जी। इनका जन्म 15 फरवरी 1954 को हुआ। इनकी पहली पुस्तक अपनी केवल धार का प्रकाशन 1980 में हुआ था, है ना जी। अरुण कमल, अरुण और कमल दोनों का नाम एक में जोड़ के बन गया है वो नाम। अरुण कमल बिहार के रोहतास जिले में रहने वाले थे, है ना जी, और क्या थे, हिंदी साहित्यकार। इनका जन्म 15 फरवरी 1954 को हुआ था, ठीक है। इनकी पहली पुस्तक क्या है, अपनी केवल धार। इनके पुस्तक का नाम है अपनी केवल धार, है ना। 1980 में ये पुस्तक क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, है ना। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है, बताइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर लहा के क्या हो जाएगा। 10 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, पंजाब, वेरी गुड, क्या हो जाएंगे, पंजाब। आइए देखिए, कह रहा है कि गंगा बेसिन भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 25.22% भाग गंगा बेसिन का है। उपयुक्त विकल्प में पंजाब गंगा बेसिन का भाग नहीं है, है ना जी। देखिए गंगा बेसिन है ना, भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। गंगा बेसिन की कह रहा है, गंगा बेसिन भारत की क्या है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी बेसिन है जी ना। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना 25.22% भाग गंगा बेसिन का है, इसीलिए क्या है गंगा बेसिन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हीरा लाल, हीरा और ग्रेफाइट है, क्या है। 11 नंबर का आंसर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हीरा और ग्रेफाइट हैं, क्या है, कार्बन के अपरूप हैं कि समायवी हैं, कि कार्बन के अनाकार रूप हैं, कि कार्बन के समस्थानिक है। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कुछ भी बोलिए, बोल दीजिए कुछ। ये हो जाएंगे कार्बन और अपरूप, क्या हो जाएंगे, कार्बन के अपरूप। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है। अब देखो तो प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बन के विभिन्न रूप कार्बन के अपरूप होते हैं, कहलाते हैं। उदाहरण जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, है ना। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज विषय हैं। पंचायती राज विषय है, किसका विषय है, किस सूची का विषय है, पंचायती राज विषय हैं। ये कल भी आया था, अगले सेट में भी ये देखने को मिल गया है और बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो समझिए कि आने की संभावना ज़्यादा है। कहता पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची का, किस सूची का है। 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे राज सूची का। पंचायती राज विषय किसका है, राज सूची का विषय है। कहता है 73वें संविधान संशोधन 1992 में भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में पंचायती राज सूची को शामिल किया गया। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 से 243 जीरो में मिलता है। ध्यान दें, यह राज सूची का विषय है ना जी। अब 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। निर्जलीकरण, जलयोजन, या फिर हाइड्रोजनीकरण, या फिर हाइड्रोलिसिस, क्या है। कहता है शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन क्या है बताइए। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाने चाहिए, तो आप कहेंगे निर्जलीकरण। निर्जलीकरण हो जाएगा ना जी। इस स्थिति को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। कहता है निर्जलीकरण की समस्या मानव शरीर में यानी हम लोगों में तब पैदा होती है जब मानव शरीर में पानी की कमी हो जाती है। हम लोगों में पानी की कमी हो जाएगी तो निर्जलीकरण कहलाएगी, ठीक है। इस दौरान शरीर में पानी की पूर्ति रक्त से होती है। इसी कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है और कभी कभी इस स्थिति में मृत्यु भी हो जाती है पानी की कमी से। इसीलिए दबा के पानी पियो, है ना। अब देखिए कह रहा है सूख जाओगे पानी नहीं पियोगे तो। कहता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार, क्या कर रहा है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य की बात कर रहा है, किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक हैं। 14 नंबर का आंसर कौन दे देगा बताइए। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप लोगों के मुंहों पे रहता है मध्य प्रदेश।
अपना राइट आंसर हो जाएंगे मध्य प्रदेश, है ना जी। देखिए कह रहा है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है। यह रिपोर्ट यह रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण FSI के द्वारा प्रकाशित की जाती है 2019 में, ठीक है। आइए अब 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, 17 का करेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रोक्साइड का प्रयोग है प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा बेनेडियम द्वारा, कह रहा ना बेनेडियम द्वारा, है ना, निर्मित कहते हैं हाइड्राइड का प्रकार है। 17 नंबर का आंसर करेंगे फटाक से, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 17 नंबर का आंसर बताइए तो आप लोग वाओ नाइस आयनिक इसका आंसर हो जाएंगे। कहना ना कि निम्नलिखित में से कौन सा बेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो आयनिक है ना। अब देखो है बेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार आयनित हाइड्राइड होता है। इसमें क्षार धातु या क्षारीय मृदा डाई हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके आयनिक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। अब आ जाएंगे 18 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है कि डॉट खाली स्थान है, रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। इसमें ऐसे 3 ऑप्शन है जो मच्छर के काटने से वो चीज़ें हो जाती हैं, वही रोग हो जाती हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसी में वो ऑप्शन ढूंढना है आपको जो मच्छर को काटने से नहीं होता है। मच्छर को काटने से वो नहीं होगा, है ना। 18 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अरे वाह, तो देखिए मलेरिया भी तो मच्छर के काटने से होता है, डेंगू भी हो जाता है, आज चिकनगुनिया है जो चिकनगुनिया ये भी हो जाता है मच्छर के काटने से। चिकनगुनिया सुने हैं नाम? चिकनगुनिया आज जो है इबोला हेमरेजिक बुखार जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। बोलेंगे इबोला, कौन बोला? इबोला, है ना, इबोला हेमरेजिक बुखार, है ना, इबोला हेमरेजिक बुखार जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। कहता है मच्छर के काटने के कारण मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग फैलते हैं। इबोला, कौन बोला? इबोला संक्रामक रोग है जो विषाणु के कारण होता है ना। अब 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए H2 जो लिखा है ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे 2 जो है ना नीचे वाला लिखा रहता है, मेरा कलम थोड़ा गड़बड़ा आ गया है, यहाँ पे 2 ऐसे, इस 2 से मतलब नहीं रखना है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर जो है H2 नहीं देती हैं? 21 नंबर का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप लोग जो कहेंगे इसका आंसर क्या कहेंगे? Cu, क्या कहेंगे? Cu क्या करता है? अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है, Cu, है ना। अब आइए 21 नंबर देखिए, कह रहा है थ्योरी कि अम्ल एक यौगिक पदार्थ है। क्या है अम्ल? क्या है अम्ल? एक यौगिक पदार्थ है ना, जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य है। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण जल देते हैं। ध्यान दे कॉपर अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता। क्या करता है? कॉपर अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता, है ना जी। आइए अब इधर आएंगे ना। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? इसी में से बता देना है। कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति, है ना जी, राज्य की जो उत्पत्ति की बात कर रहा है, उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पिनोजा। एसपी साहब के नाम याद रखेंगे, नाक नोजा याद रखेंगे, है ना, स्पिनोजा। आइए इधर कहते हैं राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थन डच दार्शनिक स्पिनोजा यहूदी ने किया था। अब आ जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। देखिए 2019 के अनुसार कह रहा है ना, कृषि प्रतिवेदन, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2019 के अनुसार भारत में मक्का का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य, पहला का नहीं पूछ रहा, दूसरा का पूछ रहा है कि बताइए हमारे भारत भर में मक्का का दूसरा स्थान किस राज्य का है? इतना ही कहने का मतलब घुमा दिया, देखो कैसे, है ना। तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो अपना राइट आंसर 1 करोड़ बिहार, है ना जी, बिहार। वाह, देखिए 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मक्का उत्पादन में द्वितीय स्थान है, पहला स्थान मत समझ लेना, दूसरा स्थान बिहार का है ना जी, बिहार का था 19 के अनुसार, ठीक है। और सर्वाधिक क्षेत्र के आधार पर राजस्थान, उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक था। देखिए कहता है सर्वाधिक क्षेत्र के अगर आधार की बात करें तो राजस्थान, और उत्पादन में प्रथम
ना। उत्पादन में प्रथम कर्नाटक का, किसका? कर्नाटक का, है ना जी। अब आ जाएंगे 27 नंबर। कर रहा है मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? जब मुंबई में हुई थी ना विद्रोह, जिसका नाम क्या है? नाविक विद्रोह। मुंबई में कौन सा विद्रोह हुआ था? नाविक विद्रोह, ठीक है। अब वही बता देना है कब हुआ था, बस 27 नंबर का आंसर करेंगे। क्या हो जाएंगे? ना 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 ना, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 18 फरवरी 1946। अरे वाह, 18 फरवरी 1946। देखिए फरवरी में आया था, है ना जी। आप लोग तो समझ गए होंगे कि फरवरी में काहे के लिए आया था। 18 फरवरी 1946 ईस्वी को, वाह, 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह मुंबई के INS तलवार नामक जहाज के 9 सैनिक द्वारा किया गया। आज़ाद हिंद के 5000 सैनिक ने इस विद्रोह का समर्थन किया, लेकिन 25 फरवरी 1946 को सरदार पटेल के दबाव में आकर सभी नौसेना विद्रोहियों ने समर्पण कर दिया, है ना जी। यहाँ पे हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग याद करने के लिए हंसते हैं और उसे क्या करते हैं? एक ट्रिक खोजते हैं ना। चलिए अब आ जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। इट्स कोल्ड इन दिल्ली, आई सी विंड्स डॉट मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड है बैव टू कंटिन्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर इसमें लहा देना है ब्रिंग पे, है ना जी। यहाँ कहता है आई सी विंड्स कर ब्रिंग्स, मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड हैव टू कंटिन्यू। अब आ जाएंगे 29 नंबर पे। कहता है something is pushing them to the side of their own lives. Which of the following is a major theme of the poem? 29 नंबर का आंसर लहा दीजिए, क्या हो जाएगा 29 नंबर का? अरे लहाना है देख के, आफ्टरनून्स हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? आफ्टरनून्स। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? केंद्रक के अभिरंजन में कह रहा है किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से बताइए, है ना? क्या हो जाएंगे? बी, है ना। कहता है हीमेटॉक्सिलिन, याद रखेंगे हीमे, है ना, हीमेटॉक्सिलिन। अब आइए, कह रहा है केंद्र के अभिरंजन में हीमेटॉक्सिलिन अभिरंजक का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। हीमेटॉक्सिलिन की उत्पत्ति कैपेचियानम की अंतः कास्ट से हुई हैं। अब आ जाएंगे बहुत प्यारा क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डॉट में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोरखपुर, भुवनेश्वर, हाजीपुर, कोलकाता। कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। वाओ, हाजीपुर। आइए हाजीपुर, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में स्थित है ना। अब आ जाएंगे हम लोग कितने नंबर पे? 32 नंबर पे। देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है? 32 नंबर, अच्छा 32 ही तो देखे थे ना। देखिए 32 नंबर एक याद करने वाली चीज़ें यहाँ पे जूम कर देते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, कहते हैं भारत के प्रमुख रेलवे जोन व मुख्यालय। देखिए उत्तर रेलवे जो है ना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तर मध्य रेलवे जो है गोरखपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है गुवाहाटी, इसका मुख्यालय है। पूर्वी रेलवे का कोलकाता। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर। और पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। बिहार की स्थापना ना 2000 में हुई थी, ठीक है। अब आ जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहते हैं राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। क्या है बताइए? 33 नंबर का क्वेश्चन कल भी देखने को मिला था और आज भी देख रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे प्राकृतिक से तुलनात्मक। क्या हो जाएंगे? राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? प्रकृति से तुलनात्मक, है ना। अब आइए, कहता है प्रकृति से तुलनात्मक अध्ययन की दार्शनिक विधि है जो राजनीतिक परिघटना या अध्ययन करती हैं। अब आएंगे कितने नंबर पे? 34 नंबर पे। कहता है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर प्लांट भी कहा जाता है। 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का आंसर कहता है निम्नलिखित में से, मतलब इन्हीं निम्नलिखित में से ना जी, कोशिका का पावर प्लांट, बस इसी को बता देना है। कोशिका का पावर प्लांट किसको कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएंगे? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अब आइए, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर ऑफ हाउस सेल कहा जाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती हैं, है ना। क्या होती हैं? ऊर्जा प्राप्त होती हैं। अब आ जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जिंदगी नामा
जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित हैं? जिंदगी नामा उपन्यास जो है किसके द्वारा रचित है? इसका आंसर बता देना है। 35 नंबर क्या हो जाएंगे? 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप लोग कहेंगे कृष्णा शोवती। कृष्णा शोवती, सो गए हैं ना जी, कृष्णा शोवती, है ना। अब आइए, कहता है कृष्णा शोवती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था और जिंदगी नामा उपन्यास की रचना कृष्णा शोवती ने की थी। अब यह एक हिंदी साहित्यकार थी। आइए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार की युक्ति योजना है ना, उसका उद्देश्य क्या है यही बता देना है, बस सिंपल। 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? गरीब परिवारों को सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। देखिए बिहार सरकार की युक्ति कह रहा है ना, युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? सुरक्षित यानी कि गर्भपात की सेवा प्रदान करना। अब आएंगे कितना? कहता है युक्ति योजना बिहार सरकार की निजी स्वास्थ्य केंद्र को अधिकृत करने की योजना है। इनमें सुरक्षित गर्भपात की सेवा की उपलब्धि बढ़ाना व गर्भपात की जटिलताओं का इलाज करना शामिल है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के जो भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत में कहता है किस राज्य में वनाच्छादित, क्या कह रहा है, वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 38 नंबर इसका आंसर हो जाएंगे हरियाणा। हरी से याद रखेंगे हरियाणा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए गए थे। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र तथा प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन मिजोरम यानी कि 85.41% पाए गए थे। हरियाणा राज्य में जो है वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए लोग? कहता है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? आप ए नंबर कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या कहेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की जो दुर्व्यवहार है उस दुर्व्यवहार को क्या करता है? निषिद्ध करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना जी। अब आइए, कहते हैं भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 23 में वर्णित है। इसके अंतर्गत मानव के साथ दुर्व्यवहार, देह व्यापार, कबूतरबाजी, हली प्रथा आदि पर रोक लगाई गई हैं। समझ गए? अब 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूर पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? क्या करा है? 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूर पर, करा कितनी दूर पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का क्या है? आधा है। इसका आंसर क्या होंगे? 40 नंबर का आंसर बता दीजिए फटाक से। 40 नंबर का हो जाएंगे 30 आंसर। क्या हो जाएंगे? 30 सेंटीमीटर, है ना जी। अब देखिए कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसमें एक ऐसा है जो सही नहीं है, बाकी सब सही है ना। कहते हैं सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर बता देना है। 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप इसका आंसर क्या करेंगे बताइए? इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तन को मापता है, ये सही नहीं है। कहता है सूचकांक के बारे में बता देना है कौन सही है कौन गलत है ना जी। तो जो सही नहीं है उसी को बताना है। देखिए सही कौन है? सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है, सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है। और तीसरा नंबर हो जाएंगे सूचकांक अनुपात प्रतिशतों का माध्य है, लेकिन सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तन को मापता है, ये सही नहीं है ना। अब आइए 41, अब कितने नंबर पे आ जाएंगे हम लोग? कहता है कि सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तन को मापने का काम आता है, जैसे अनुपात प्रतिशत का औसत माध्यम है, इसीलिए उपयुक्त प्रश्न ए, सी तथा डी विकल्प सही हैं। अब आ जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहेंगे? कह रहा है मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? है ना जी, कवयित्री थी, है ना। कवि होता है या उसकी स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवित्री, है ना। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? है ना जी। 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? अरे वाह, इतना जोर से भक्ति काल, है ना जी, सबको ही जानता है भक्ति काल, वाह। अब ये कहता है कि निम्न पदार्थ में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है, यानी कि प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है। कहता है निम्न पदार्थ में कौन सा पदार्थ जो है खाने की वस्तुओं का परीक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे डी तक ऑप्शन है, बताइए। 43 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएंगे इसका आंसर? तो आप कहेंगे जो सोडियम है ना, सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को खाने की वस्तुओं में क्या किया जाता है? क्या प्रिजर्वेशन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना। कहता है कौन सा वेद
धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की क्या करता है? पद्धतियों का उल्लेख करता है। 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 44 का आंसर यजुर्वेद। वेरी गुड। क्या हो जाएंगे? यजुर्वेद में क्या होता है? धार्मिक अनुष्ठानों की क्या उल्लेख करता है? कहता है वेदों में ऋग्वेद के बाद दूसरे नंबर पर यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम का संकलन मिलता है। उजूर जिसका अर्थ है उजूर, युजूर मतलब जिसका अर्थ क्या है? पूजा या त्याग, वेद अर्थात ज्ञान, पूजा या त्याग। वेद का मतलब होता है ज्ञान, है ना, अर्थात जिसमें पूजा त्याग का ज्ञान हो, है ना। अब 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय की बात हो रही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने के पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कहता है अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल के किसके द्वारा, उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर करना है। 45 का आंसर करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे सी। संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा इनको हटा दिया जाता है। आया ना समझ में? 45 नंबर हो गया। देखिए 45 नंबर कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार या अक्षमता का आरोप लगाकर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति से पहले यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। 46 नंबर का आंसर क्या कर रहा है? देखिएगा, कहता है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती हैं? ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा है और हो सकता है कि इस बार भी पूछ ले। निम्न में से कौन सी धातु जो है रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती हैं? किसके रूप में? फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती हैं। तो 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे टंगस्टन, है ना जी। किसका क्या है जाए? टंगस्टन होती हैं। कहते विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन की राजस्थान में खाने नागौर में है। इसका जो खान है खान वो क्या है? नागौर में है। इसका गलनांक उच्च होता है। बल्ब में टंगस्टन के उपचयन को रोकने के लिए आर्गन यानी AR और नियोन यानी एनी गैस भरी जाती हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत दूरदर्शा और अंधेरे नगरी दोनों नाटक हैं किसके? भारत दूरदर्शा, है ना जी, एक है अंधेर नगरी। ये दोनों जो हैं वो कह रहा है दोनों नाटक हैं, लेकिन किसका नाटक है बताइए? 47 नंबर का आंसर करेंगे किसका नाटक है? तो आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारत दूरदर्शा अंधेरी नगरी किसका नाटक है जी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। भारतेंदु जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, इनका मूल नाम हरिश्चंद्र तथा इनकी उपाधि भारतेंदु थी। अंधेरे नगरी, चौपट, राज और भारत दूरदर्शा इनके प्रमुख लोक नाट्य हैं। इनका जन्म 1850 ईस्वी में 50 ईस्वी तथा मृत्यु 85 बनारसी में हुआ था। 50 और 85, वाह। आइए, कह रहा है क्वेश्चन कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्ष में संपन्न हुआ? क्या कर रहा है? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है कहता है किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? 48 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? 48 नंबर का। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। क्या आंसर हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। अब आइए, कह रहा है कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान का क्या हुआ? सभा निर्माण हुआ। कहता ध्यान रखें, इसे मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया, ना कि संविधान का। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सभा के लिए डॉक्टर सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को सभा की दूसरी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया है ना। 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द ओल्ड मैन किक्ड द बुकेट, है ना, बुकेट है। द अबव सेंटेंसेस मीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे द ओल्ड मैन डायड। क्या कहेंगे? द ओल्ड मैन डायड। अब आएंगे 50 नंबर। 3 ही तो रुपए हैं, दे दो तो कम्बल कहाँ से आवेगा? यह कथन है किसका कथन है जी? किसका कथन है? इसका आंसर करेंगे। कहता है 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? है ना। 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे?
तो मुन्नी का मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। नींद नहीं ना आ रहा है? आ रहा है जी। देखिए कह रहा है कि 3 ही तो रुपए हैं। यह कथन मुंशी प्रेमचंद की रचना पूस की रात की है। यह कथन इस कहानी की पात्र मुन्नी का है ना। कहता 3 ही तो रुपए हैं। यह कथन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना। मुंशी प्रेमचंद्र की रचना क्या है? पूस की रात। माघ पूस होता है ना, उसी पूस की रात है। यह कथन इस कहानी की पात्र मुन्नी का है। इस कहानी के पात्र क्या है? मुन्नी का है। अब आइए 51 नंबर क्या आंसर क्वेश्चन आ जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में, कहता है राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह है क्या है? बताइए। कहता है राष्ट्रीय राजमार्गों की, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं ना उन्हीं की बात हो रही है। कहता है राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है वो कौन सी है? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाने चाहिए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका आंसर जो है महाराष्ट्र। वेरी गुड, महाराष्ट्र। देखिए कहता है कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो NH7 की है, लेकिन सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार महाराष्ट्र में कहता है कि 17,930.6 किलोमीटर है। अब आ जाएंगे 52 नंबर पे। कह रहा है कि 2019-20 में 19 से 20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समवृद्धि दर का आकलन है क्या है? कहता है 2019 से 20 में भारत में सेवा क्षेत्र की क्या है? समवृद्धि दर का आकलन है। इसका आंसर कितना परसेंटेज है? बताइए। 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? 6.9%। 6.9%। कहता है कि 2019 से 20 में भारत में सेवा क्षेत्र की जो समवृद्धि दर का आकलन जो है 6.9% रहा था। 2018 से 19 में यह 7.5 था। चुका भी नहीं हूँ मैं। अब आइए बहुत प्यारा क्वेश्चन आने वाला है, सो गए तो जगिए। कह रहा है चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? चुका भी नहीं हूँ मैं। होता नहीं कि हार गया, कोई कहता है ना कि तू हार गया, वैसे ही लिखा है। लोग कहता है इस काम से चुक गए हम ना, तो वैसे ही ये कह रहा है कि चुका भी नहीं हूँ मैं। अगर अंदर से नहीं हारते हैं आप तो समझिए कि किसी के कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लोग आके बोल रहे हैं कि तुम हार चुके हो, छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अंदर से अभी हारे ही कहाँ हैं। हमें उतनी क्षमता है अभी कि हम भी अभी उसको कर सकते हैं। लोगों की नज़रों से हमें क्या है ना जी। तो यही कह रहा है कि चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला है। वो कौन सा पुरस्कार मिला है? 53 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट? बताइए। 53 नंबर तो आप कहेंगे साहित्य जो अकादमी है, साहित्य अकादमी। क्या हो जाएंगे? साहित्य अकादमी। अब आइए कह रहा है चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता शमशेर। देखिए नाम कितना अच्छा है, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। कहते हैं बहादुर सिंह को 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। 54 नंबर का आंसर करेंगे दोहरा अभिशाप। क्या कह रहा है 54 नंबर? दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है किसकी? दोहरा अभिशाप जो है दलित हैं, दलित आत्मकथा है किसकी? 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? बताइए। 54 का हो जाएंगे कौशल्या बैसंतरी की। क्या हो जाएंगे? कौशल्या बैसंतरी की दोहरा अभिशाप। दोहरा दूसरा का बार अभिशाप दे दी है ना जी। कहते दोहरा अभिशाप या कौशल बैसंतरी के जीवन की अभिव्यंजन है। बैसंतरी का जन्म दलित परिवार में होने के कारण शिक्षा और संघर्ष के चलते यह दलित वर्ग में एक प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी है ना। क्या नाम है इनका? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये दोहरा अभिशाप का कौन? दोहरा अभिशाप के जो रचयिता हैं वो कौन है? कौशल्या बैसंतरी है ना। अब आइए 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है निम्न में कौन सा यौगिक में एमेन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? कहता है निम्न में कौन सा यौगिक में भैया बता दो। एमेन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है किसकी? एमेन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। 55 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? 55 नंबर का आंसर बताइए। तो अपना 55 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा KMNO। आइए जो 4 है ना, 4 भैया, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। क्या हो जाएंगे? देखिए इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। एक सेकेंड हमको टाइम दीजिए। ये जो 4 है ना, ये टाइपिंग नहीं हो पाता है, इसीलिए ऐसे लिख देते हैं। 4 जो है नीचे रहता है। क्या हो जाएगा? KMNO4। KMN4 ठीक है। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कहता है किस समिति ने, कौन समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की?
कह रहा है किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। 56 नंबर का आंसर जो है वो हो जाएंगे कौन, अपने गांव के अशोक मेहता समिति है ना जी, अशोक मेहता समिति। कह रहा है ना किस समिति ने, तो कहेंगे अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की क्या है सहभागिता की अनुशंसा की है। आइए अब देखिए, कह रहा है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अब आ जाएंगे 57 नंबर पे, 57 सताएगा नहीं। आइए, कहता है नेत्र का कौन सा भाग, आँख के पूछ रहा है, नेत्र मने आँखवा। कहता है नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। अब आइए, नेत्र का, आँख का कौन सा भाग उसके अंदर, अखवा के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिणाम को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना जी, नियंत्रण करके रखता है। ये आगे पीछे कर दिया एक बार, कोई बात नहीं, तो इसका आंसर क्या, बस आंसर से मतलब है ABCD कहीं भी है ना जी। चलिए 57 नंबर आंसर क्या हो जाएंगे, पुतली। वेरी गुड, क्या हो जाएंगे, पुतली है ना जी। पुतली नियंत्रित करता है। पुतली आँख में प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करती है या आँखों में स्वतः फैल जाती है और तेज रोशनी से मुकर जाती है। मुकर जाती है। अब आइए, किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। किसने राज को, राज के ही कह दिया, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहाँ है। कहता है किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहाँ है। 59 का आंसर बताएंगे, बताइए। तो आप कहेंगे हीगल। किसने, हीगल ने क्या कहा, राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कह दिया है, मतलब हमको पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है, ये कह दिए हैं। तो कहता है जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल का जन्म 1770 ईस्वी में स्टार्टगार्ड नामक नगर में हुआ। 1790 में दर्शन शास्त्र के डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। हीगल ने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना। डॉक्टर साहब है भैया, है ना। क्वेश्चन देखिए 60 नंबर कह रहा है कि न्यू मिस्टेमिक्स क्या है। न्यू मिस्टेमिक्स क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिक्कों का अध्ययन। क्या हो जाएंगे, सिक्कों का अध्ययन। अब आइए 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है। जो पार्सेक है ना, कहता है किसका मात्रक है, बस मात्रक बता देना है। पार्सेक किसका मात्रक है, तो आप क्या कहिएगा, आपका आंसर होना चाहिए दूरी यानी कि लंबाई। पार्सेक का, कहते हैं पार्सेक किसका मात्रक है, तो दूरी का, है ना। अब आइए, कहते हैं पार्सेक पीसी, इसको पीसी कहते हैं, यह लंबाई की खगोलीय इकाई है। यह 30 ट्रिलियन किलोमीटर लगभग होती हैं। 62-63 मैथ है, अपना देख लेना है। 64 नंबर क्वेश्चन पे आ जाना है। एकाधिकार में पूर्ति वक्र हैं, वक्र। कहता है एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होता है, एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होता है। 64 नंबर का आंसर करेंगे, 64 नंबर का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएंगे डी। कहता अस्तित्व में नहीं होता है। एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या अस्तित्व में नहीं होता है। एकाधिकार में पूर्ति वक्र का अस्तित्व नहीं होता है क्योंकि आपूर्ति वक्र दी गई कीमतों के अनुसार फर्म द्वारा बेची गई सभी मात्राओं को दर्शाता है। एकाधिकार में फर्म एक मूल्य निर्माता होती है ना जी। अब ये 65 नंबर का आंसर करेंगे। 65 नंबर का कह रहा है, कहते यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ण की लोच का माना होगा, पूर्ण की लोच का मान होगा। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा कितना, बताइए। 65 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 65 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, 1 से अधिक। वेरी गुड। आइए अब कह रहा है कि पूर्ति की लोच का मान 1 से अधिक तब होता है जब सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक होता है। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार, कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताइएगा। क्या हो जाएगा 16। वेरी गुड। क्या हो जाएंगे 16, है ना।
अब आइए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए 67 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक जो है वो क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? तो इसका आंसर हो जाए रजत। क्या हो जाएंगे? रजत, है ना। अब आइए हम लोग आते हैं 68 नंबर पे। कहता है गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कहता है गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? 68 का आंसर क्या हो जाएंगे? 68 का आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाए टेलोसेंट्रिक। क्या हो जाएंगे? टेलोसेंट्रिक, है ना। टेलोसेंट्रिक याद रहेंगे। टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर स्थित होता है। यह गुणसूत्र कोशिका विभाजन की अवस्था में एनाफेज अवस्था आई आकार की संरचना के रूप में दिखाई देता है। यह गुणसूत्र मनुष्य में अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब आइए 69 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? 69 का आंसर क्या हो जाएंगे? 69 का आंसर क्या हो जाएंगे? आइवर जेनिंग्स। क्या हो जाएंगे? आइवर जेनिंग्स, ठीक है। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत संघ की तरफ सर्वप्रथम परिभाषित विलियम जेनिंग्स ने किया था। यदि भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके लिए सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, लेकिन अंततः महात्मा गांधी के उम्मीदवार B.R. अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया, है ना जी। महात्मा गांधी को उम्मीदवार और B.R. अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। 70 का कह रहा है कि बिहार राज्य में 2020-21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? 2020 और 21 की बात हो रही है। बिहार राज्य के 2020-21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? 70 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 70 का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 2.97%, 2.97%, है ना। देखिए 70 नंबर को कह रहा है कि बिहार राज्य का 2020-21 में राजकोषीय की जो घाटा था वो है 2.97, ठीक है, 2.97 था। 71 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है कि यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? यूरोप में जो सामंतवाद के जो पतन हुआ उस पतन का प्रमुख कारण क्या था? 71 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? 71 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? 71 नंबर का आंसर बताएंगे। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण जो था वो था चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध। क्या है? चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध, है ना। देखिए कह रहा है कि यूरोप में सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण चर्च एवं सामंतों का परस्पर युद्ध है। इस युद्ध के कारण सामंतों की सैनिक शक्ति नष्ट होती गई और अंततः सामंत वर्ग के सैनिक दुर्बल हो गए। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? इसका आंसर बताइए। 72 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? 72 नंबर का आंसर हो जाएंगे मील। क्या हो जाएंगे? मील हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए, कह रहा है जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक ग्रंथ ऑन लिबर्टी 1859 के अनुसार जॉन ने स्वतंत्रता को 2 प्रकार से परिभाषित किया है। पहला परिभाषित के अनुसार व्यक्ति अपने मन एवं शरीर की स्वामी स्वयं अकेला है। दूसरा, व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता जिससे उनके हितों का नुकसान पहुंच सके, है ना जी। अब ये 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? ये जो कृति है ना, इनमें से बता देना कि कौन सी कृति जो है मोहन राकेश का है। मोहना के, है ना, लोग कहते हैं मोहन के, जिसका नाम होता है मोहन राकेश, एक ही में नाम है, 2 नाम। मोहन राकेश की कृति है। इसका आंसर करेंगे 73 का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? तो इसका आंसर हो जाएंगे न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके। ये सभी जो है ना मोहन राकेश की ही कृति है ना। न आने वाला कल, कल कभी आता नहीं, है ना। अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके, ये सारी कृति किसका है? मोहन राकेश की, है ना जी। अब आएंगे कितने नंबर पे? करें मोहन राकेश की प्रमुख कृतियाँ उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल और कांपता हुआ दरिया, ये सब है, ठीक है। नाटक का है रात बीतने तक, आषाढ़ का एक दिन, है ना, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, ये हैं इनके नाटक। ये थे उपन्यास, ये थे नाटक, ठीक है। एकांकी जो है अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल आदि हैं। अब ये 74 का आंसर करेंगे। कह रहा है ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहता है ऐसा बाजार जिसमें
लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। 74 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 74 तो आप लोग कहेंगे वायदा बाजार। क्या हो जाएगा जी? वायदा बाजार। क्या हो जाएंगे? वायदा बाजार। कहता है वायदा बाजार अर्थात एक ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा। वायदा बाजार को विनिमय या नगदी बाजार भी कहा जाता है। अब आएंगे 75 कर रहा है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। 2019 के अनुसार बताना है कि गन्ना जो है गन्ना दूसरे नंबर पर, जो गन्ना है ना, गन्ना का उत्पादन जो है दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है। बस 75 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। 75 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। वेरी गुड। क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र जो है 2019 के अनुसार क्या है? दूसरे नंबर पे है। ठीक है, गन्ना उगाने में। कहता है कृषि प्रतिवेदन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के गन्ना उत्पादन में द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य महाराष्ट्र है, जबकि प्रथम सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश। बिहार से सटल है ना, उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे आ रहा है। अब आइए 19 के अनुसार, अब आइए कह रहा है प्रशीतक। क्या कर रहा है? प्रशीतक में जल को, कहता है कि प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है वो कौन सी गैस है। कहता है प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोगी में ली जाने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस होती है बताइए। 76 का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे गैसीय अमोनिया। वेरी गुड, गैसीय अमोनिया है ना जी। अब देखिए कह रहा है गैसीय अमोनिया का प्रयोग प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए किया जाता है ना। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दे दी, है ना। देखिए कह रहा है एक रचना रच दी है कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रहेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना, को एक अलग पहचान मिल गई। किस रचना के कारण इनको एक अलग पहचान मिल गई? 77 का आंसर करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग कहेंगे उसने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था। यही जब रचना किए ना, है ना जी, तो उनको एक अलग पहचान मिल गई। देखिए कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान उसने कहा था ने दी है। इसकी मुख्य पात्र लहना सिंह है। इसका मुख्य पात्र जो है वो है लहना सिंह। कहता है 78। देखिए 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 78 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? जो प्रकाश वर्ष है इकाई है किसकी? 78 का आंसर क्या हो जाएंगे? 78 का आंसर जो है वो हो जाएंगे दूरी की, है ना जी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ठीक है, अब आइए कह रहा है 79 क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं यूएनओ का जो प्रारूप है किस सम्मेलन में तैयार किया गया? इसका आंसर करेंगे 79 का आंसर क्या हो जाएंगे? 79 का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। 79 का आंसर जो है हो जाएंगे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा, है ना। अब एक और यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप 1945 में फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया। इस सम्मेलन में 50 देश की प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। इन 50 देशों में जिस चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था उसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहा जाता है ना। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कोयला खाने में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? निम्नलिखित कोयला खानों में से निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है ना जी। इसका आंसर करेंगे 80 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सिंगरौली। सिंगरौली में स्थित है ना। कहता है कोयला खानों में, कोयला खान होता है ना, कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो कौन स्थित है जी? सिंगरौली। देखिए सिंगरौली मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ कोयले की परतें पाई जाती हैं। यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कह रहा है 81 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था? इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण निर्माण। क्या हो जाएंगे? पूर्ण निर्माण। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ पूर्ण निर्माण या पुनर्गठन था। इस शब्द का प्रयोग सोवियत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में ब्रेज़नेव के ठहराव को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अब 82 का हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। जावा, चीन, मेसोपोटामिया, जापान, किसके साथ क्या व्यापारिक संबंध रखते थे? जो हड़प्पा के लोग थे ना, तो कह रहा था किस देश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? 82 का आंसर करेंगे बताइए, है ना। 82 का आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। मेसोपोटामिया के साथ, है ना। कहता है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशी व्यापार का साक्ष्य मेसोपोटामिया के साथ मिलता है। अर्थात हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार
करते थे। 83 का आंसर करेंगे, कह रहा है निम्न में कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है बताइए। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे मुद्रा का हस्तांतरण। हस्तांतरण है ना जी, मुद्रा का हस्तांतरण हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य मुद्रा का हस्तांतरण होता है, जैसे विनिमय का माध्यम, मुद्रा का संचयन, भुगतान का आधार तथा मुद्रा का हस्तांतरण, यह मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। 84 का कह रहा है कि भीमबेटका, क्या कह रहा है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। 84 का आंसर करेंगे, किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? 84 का 4 दीजिए, क्या हो जाएगा? गुफाओं और शैल चित्र के लिए। वेरी गुड, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। देखिए कहते हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। भीमबेटका आदि मानव कहता भीमबेटका आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। अब आइए, मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? 85 का आंसर करेंगे, बताइए 85 का आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे क्या? 80। मोइनुद्दीन का बस चिश्ती का शिष्य बता देना है 85 का, तो आप कहेंगे निजामुद्दीन, है ना, निजामुद्दीन औलिया। आलिया भट्ट याद रखिए। निजामुद्दीन, मोइनुद्दीन है तो निजामुद्दीन याद रखने हैं, औलिया है ना। कहते हैं भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की, जिसका मुख्य केंद्र अजमेर था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अग्रिम मुख्य शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। 86 का आंसर करेंगे, परनाभ कर रहा है, परनाभ स्तंभ का उदाहरण है। परनाभ स्तंभ का उदाहरण है, क्या है? थोड़ा हैंग कर रहा है ना। इसका आंसर करेंगे 86 का आंसर क्या हो जाएंगे? परनाभ स्तंभ का उदाहरण है, किसके उदाहरण है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा नागफनी के उदाहरण है। नागफनी का उदाहरण है। जब तनापतियों के समान चपटा, हरा व मौसल हो जाता है तो इसे परनाभ स्तंभ कहा जाता है। इस स्थिति में इसमें पर्व एवं क्या पर्व संधि उपस्थित होती हैं। उदा कोका बेला, नागफनी है ना, नागफनी आदि। 87 का आंसर करेंगे, कह रहा है निम्न में कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? कहते हैं निम्न में से कौन सी धातु वजन जो है ना, वजन में सबसे हल्की है? बताइए कौन सी ऐसी धातु है? सीसा, चांदी, पारा, लिथियम, क्या है जो एकदम हवाला वजन में एकदम हल्की होती है? 87 का आंसर करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ना, लिथियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम जो है वजन में सबसे हल्का है ना। हाँ देखिए, कहता है लिथियम एक रासायनिक तत्व है। समझ रहे हैं क्या है? लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका उपयोग मिश्रित धातु बनाने में किया जाता है। लिथियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? Li। लिथियम है ना, Li होता है। यह सबसे हल्की व ठोस हल्का तत्व है। लिथियम का उपयोग मैग्नीशियम कहता है मैग्नीशियम के साथ आर्म पीत और एल्यूमिनियम के साथ विमान के पुर्जे बनाने में किया जाता है। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन सा सदस्य होते हैं बताइए। 88 का आंसर करेंगे, ऐसे लहा देने से थोड़ी हो जाएगा। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य हो जाएंगे, है ना जी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना। अब आइए, कह रहा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणित मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। अब देखिए 89 क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं? हम लोगों में कितनी हड्डियां हैं यही बताना है ना जी, यही ना बताना है। तो कितनी होती हैं? 206। वाह वेरी गुड, 206। कहता है कि लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 90 नंबर का आंसर बताइए। कहता है लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती हैं क्या? विलुप्त प्रायः पादप एवं जंतुओं के, विलुप्त प्रायः पादप एवं जंतुओं के अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN, जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। पूर्व में इसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहा जाता था। यह एक पर्यावरण का संगठन है। इसके द्वारा लाल सूची जारी की जाती है जिसमें विलुप्त पौधे और जानवरों की स्थिति को दर्शाया जाता है ना। कहता है 91 नंबर की निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी किसकी? बताइए।
निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी श्रृंगार भाव से, कहता है कि वात्सल्य भाव से, दास्य भाव से या मधुर्य भाव से। इसका आंसर हो जाएगा 91 नंबर का जो है श्रृंगार भाव से। श्रृंगार भाव से। देखिए कहता है मीराबाई कृष्ण की कहता है मीराबाई कृष्ण की भक्ति, इनकी भक्ति श्रृंगार भाव की थी, है ना जी, इनकी भक्ति श्रृंगार भाव की थी। अब आइए 95 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? पृष्ठ तनाव जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? प्यारे प्यारे स्टूडेंट बताइए। 95 का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अणुओं के मध्य ससंजक बल, है ना जी। कहते हैं पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो अणुओं के मध्य ससंजक बल द्वारा क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है ना जी, उत्पन्न होता है। अब आएंगे कितने नंबर पे? कहता है अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उनका मुक्त पृष्ठ पर खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। यह कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। इसी गुण धर्म को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। 96 का आंसर करेंगे। खाने का नमक किससे बनता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए 96 का आंसर क्या हो जाएगा? खाने का नमक किससे बनता है ना? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है खाने का नमक। कहता है 97 सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? आइए दीजिए इसका आंसर। सिख जो थे ना 10 गुरुओं में से जो 5वें नंबर के गुरु थे उनका नाम बता देना है, बस 1 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। 97 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 97 मतलब नन वाह, गुरु अर्जुन देव। क्या नाम है? गुरु अर्जुन देव, 10वें नंबर के गुरु है ना। अब आइए कह रहा है अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। आदि ग्रंथ सिखों का धार्मिक ग्रंथ की रचना अर्जुन देव द्वारा की गई है। 98 का आंसर करेंगे। कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिलहरी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई? 98 भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिलहरी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? 98 का आंसर कर देना है, बताइए क्या हो जाएंगे? 98 बांग्लादेश। क्या हो जाएंगे? पाकिस्तान के ना, बांग्लादेश के साथ। देखिए कहता है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बंगाल के हल्दीबाड़ी से बांग्लादेश के चिल्हारी तक चलने वाले रेल मार्ग को बंद कर दिया गया था, जिससे 2020 में वापस चालू किया गया। 99 का आंसर करेंगे। कह रहा है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना जी। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 99 का आंसर बताइए। आइए अपने बिहार में, आइए ना अपने बिहार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कहते हैं हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? बताइए। 100 नंबर का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो इसका आंसर जो है चाइना हो जाएंगे, चीन, है ना जी। देखिए कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप यानी रेडियो दूरबीन जिसका निर्माण चीन द्वारा किया गया, इसे कहता है इसे तियानयान के नाम से भी जाना जाता है। उन लोगों का नाम देखिए, तियानयान के नाम से जाना जाता है। हाँ हम लोग तिया, है ना जी, तियानयान, ऐसे याद रखें, तियानयान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोगों का 100 का क्वेश्चन 100 कंप्लीट हो गया कि नहीं बताइए? देखते ही देखते 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरा कलम नहीं उग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी लगता है कमेंट करना और लाइक करना नहीं भूलना है प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।